बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। हमारा यूनिट 3 जारी है। आज हम इसका दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला रुक गया था, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा और तालिबात और असातिज़ा हैं जो कि हमारे स्कूल से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, तो उनका ये मुतालबा था कि लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है वो जारी रखा जाए, यानी स्कूल खुलने के बाद भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। इसी वजह से यानी इसीलिए ये सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू किया गया है, ताकि हमारे और दीगर स्कूलों के बच्चे और जो असातिज़ा हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन लेक्चर्स में जो हम यूनिट या चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो मुकम्मल तौर पे एक पूरी वीडियो के अंदर वो चैप्टर या 2 या 3 लेक्चर्स की सूरत में वो चैप्टर पूरा जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा, और इसलिए आप अपने बच्चे की सलाहियत के मुताबिक जो है वो पूरे लेक्चर को 2, 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा भी सकते हैं और याद भी करवा सकते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो लेक्चर का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बुक पेज नंबर 26 पर कॉन्सेप्ट चेक किया था। आज हमने जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक वो है हैबिटेट्स, रिप्रोडक्शन। जो हमने स्टार्ट करना है वो है रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, की वर्ड क्या है? REPRO प्रो, DUCT डक, TION डक्शन, रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है नस्ल की अफजाइश करना, नस्ल को बढ़ाना। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है, नस्ल की अफजाइश करना, इसमें हमने पढ़ा था जैसे एक कैट है तो उसके आगे से जो किटन्स हैं वो उसकी नस्ल यूँ बढ़ रही है किटन्स की सूरत में। अब वो किटन्स जब बड़े होंगे उसके बाद जो हैं वो उनके बच्चे होंगे। तो इस तरह इनकी जो रिप्रोडक्शन है यानी नस्ल की अफजाइश है वो इस तरह होती है। जैसे आप हैन की एग्ज़ाम्पल ले लें तो हैन जो है मुर्गी, उसके आगे से जो बेबी होंगे जिन्हें हम चिक्स कहते हैं, अब वो सारे जो है इनकी नस्ल इस तरह बढ़ रही है। इसी तरह एलिफेंट है, जैसा कि आपकी बुक
पेज नंबर 26 पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं कि प्लांट किस तरह ग्रो कर रहा है। यहाँ पर 4 स्टेप्स में प्लांट ग्रो कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट किस तरह ग्रो करता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये सॉइल है। ये क्या है? सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं? मिट्टी को। सॉइल के अंदर हमने ये सीड जो है वो इंसर्ट किया, सोक किया, डाला, हमने बोया। ठीक है। अब ये जो सीड आपको नज़र आ रहा है, हमने जब इसे सॉइल के अंदर डाला तो कुछ दिनों के बाद इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी, जो कि आप सेकंड स्टेप में देख सकते हैं। ये रूट्स निकल रही हैं और रूट्स आपको पता है स्टूडेंट्स अंडरग्राउंड होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। और जो शूट सिस्टम है यानी कि हमारी स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वो अबव द ग्राउंड यानी सॉइल से बाहर, ग्राउंड से बाहर होती। तो स्टूडेंट्स ये वाला हिस्सा सारा क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड है, सॉइल है। इसमें हमने सीड को सोक किया, बोया, उसमें से रूट्स निकलना शुरू हो गई और वो सारी रूट्स आप थर्ड स्टेप में देख सकते हैं कि वो सारी ज़मीन में यानी कि मिट्टी में स्प्रेड हो गई और उनकी आगे से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। अब हम ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हिस्सा जो है ये, इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। और स्टूडेंट्स ये जो हिस्सा है अबव द ग्राउंड, ये वाला, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रूट सिस्टम में ये एक सीड है, इसमें से ब्रांचेस, रूट्स निकल रही हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये मिट्टी के अंदर है, ये ग्राउंड का फ्लोर है जो मैंने यहाँ आपको लाइन ड्रॉ की है। इससे मुराद ये है कि ये सॉइल है सारी और ये ऊपर ग्राउंड का एरिया है, अबव ग्राउंड। तो ये देख सकते हैं आपके रूट सिस्टम में ये रूट सारी ज़मीन के अंदर है और ये जैसे जैसे प्लांट, ये सीड में से रूट्स निकलती हैं, ये सारी सॉइल में स्प्रेड हो गई हैं। और उसके बाद जो शूट सिस्टम है उसमें एक लंबी स्टेम निकलेगी। स्टेम क्या है? स्टेम। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ने पहले सीड, दूसरा फिर हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, फिर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, और अगर फ्लावर कुछ प्लांट्स पर लग रहा है तो हम लिखेंगे फ्लावर। स्टूडेंट सबसे पहले हमने सीड के बारे में पढ़ा कि सीड सॉइल के अंदर हम लोगों ने सोक किया, उसमें से क्या निकला? रूट्स, और रूट सारी स्प्रेड हो गई सॉइल में। देन अब अबव द ग्राउंड यानी शूट सिस्टम की बात करें तो उसमें आ जाता है सबसे पहले स्टेम, तना। उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं लीफ निकल रहा है, अभी एक लीफ निकल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक पूरा प्लांट तैयार हो चुका है जिसके ब्रांचेस, ये साइड ब्रांचेस हैं और इनके ऊपर आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो नए पौधे हैं वो सीड से भी ग्रो करते हैं और इसके अलावा वो किसी स्टेम या किसी कि अगर हम रूट्स और स्टेम्स को काट के अगर सॉइल में लगा दें तो ये उससे भी ग्रो कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं आपको बोर्ड पर साथ साथ वो लिख कर समझाती जाऊंगी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 26, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? अफजाइश नस्ल या नस्ल की अफजाइश। आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आपको समझाने के लिए यानी नस्ल को किस तरह बढ़ाना है। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। स्टूडेंट्स जो एनिमल्स होते हैं जो वो बच्चे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यंग वंस। क्या कहते हैं?
young ones. Other animals such as birds, reptiles and insects. स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पर कि जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं. अब ये क्या वर्ड है? रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवर. यानी जैसे लिजर्ड है, आपको पता है, जो क्रॉलिंग करते हैं यानी रेंगते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जानवर. उसके बाद हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं. तो इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़े, यानी बहुत छोटे छोटे, जैसे आपको पता है फ्लाई है, इस तरह मस्कीटो है. तो ये सारे इंसेक्ट्स हैं. हनी बी, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये तमाम इंसेक्ट्स में आते हैं. ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स, यानी कि ये अंडे देते हैं और उनमें से फिर जो बच्चे निकलते हैं, इस तरह उनकी नस्ल बढ़ती है. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 2 पॉइंट्स पढ़े कि जो एनिमल्स हैं वो बच्चे देते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं. उन एनिमल्स में हमने पढ़ा रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जानवर, और इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कीड़े मकोड़े. और ये हैं जो कि अंडे देते हैं और उसके बाद उनमें से बच्चे निकलते हैं. और इस तरह ये अपने जब आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते जाते हैं तो ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. इन दीज वेज एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. अब अगर ये देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि जो कैट है, किटन सेम कैट की तरह हमें नज़र आते हैं. तो यानी जो हमारे पास बेबी आते हैं जैसे किटन्स हैं, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह यानी कैट की तरह ही लगते हैं. इसी तरह अगर हैन की बात करें तो जो चिक्स हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो हमें बिल्कुल अपने यानी हैन की तरह नज़र आते हैं. इसी तरह अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट भी जो है उसका जो बेबी है, कब है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह नज़र आता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो कि मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर प्लांट्स के बारे में, मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स. आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पौधे जो हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बीज. जैसे आप बहुत सारे फल खाते हो बेटा, आप उसमें एप्पल है, आप देख सकते हैं पपाया है, उनमें से सीड्स निकलते हैं. इसी तरह आप जो है वो ग्रेप्स खाते हैं, प्लम है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं स्टूडेंट्स कि जिनमें जब आप उन्हें खाते हैं तो उनमें से सीड्स निकलते हैं. और जब हम उन सीड्स को सॉइल में यूं सोक करेंगे, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, तो उनसे इसी तरह पहले रूट्स निकलेंगी सारी नीचे, यानी कि रूट सिस्टम. देन आप देख सकते हैं स्टेम और उसके बाद उसमें से लीव्स. और ये एक एडल्ट प्लांट है जिसमें आप देख सकते हैं सारे लीव्स और उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं. Some plants can produce baby plants from their stems or leaves. Students, अब ये भी आप देख सकते हैं कि कुछ जो plants हैं उनके सबसे पहले above the ground की बात करें तो ये एक stem निकली है और stem के बाद baby leaf. अब आहिस्ता आहिस्ता ये लीफ बड़ा होगा 4th स्टेप में. स्टेप 1 ये है, 2 ये है, 3rd स्टेप इज़ एंड 4th वन इज़. तो 4th स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेम है और उसके बाद प्रॉपर यहाँ पर लीव्स जो हैं वो बन चुके हैं, निकल चुके हैं, इनकी ब्रांचेस निकल चुकी हैं. और अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनमें एक ब्रांच पर हमें 2 या 3 लीव्स भी नज़र आते हैं. इसी तरह ये जो है वो ग्रो करते हैं. इन दिस वे adult plants produce young plants.
स्टूडेंट, जो एडल्ट प्लांट होते हैं वो ही जो है वो आगे से छोटे प्लांट्स यानी जो बेबी प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम यंग प्लांट्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी कि नस्ल की अफजाइश। नस्ल की अफजाइश या नस्ल का बढ़ना जो है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स हैबिटेट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हैबिटेट। हैबिटेट्स। हैबिटेट्स किसे कहते हैं आप? द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट्स। वो जगह जहाँ पर जानवर या पौधे रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है। और वहाँ पर सरवाइव करने के लिए स्टूडेंट्स हम डिफ़िकल्ट वर्ड साथ साथ समझते जाते हैं। सरवाइव क्या वर्ड है? सरवाइव, SUR सर VIVE, सरवाइव, यानी अपने वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ सरवाइव करने के लिए वो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए? An animal needs food, water, air and shelter. स्टूडेंट सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। तो स्टूडेंट्स एनिमल को सरवाइव करने के लिए और प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए, वहाँ रहने के लिए जो है वो कुछ चीज़ें चाहिए, जो क्या हैं? फूड यानी कि खुराक चाहिए, वाटर पानी चाहिए, एयर हवा चाहिए और शेल्टर एक पनाह चाहिए जहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं। उससे वो शेड की सूरत में भी हो सकती है। अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स का क्या मतलब होता है? मुहैया करना। ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एक गुड हैबिटेट कब बनता है? जब उन्हें सारी ये रिक्वायरमेंट जो है उनके पास मौजूद हों, तब वो हैबिटेट में यानी कि उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? अब आप ये देखिए, वाटर, एयर, ये दो चीज़ें तो प्लांट को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए। और प्लांट फिर फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। और शेल्टर यानी कि आपने अगर उस ऐसी जगह पे प्लांट लगाया है जहाँ पे उसकी सारी नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और सरवाइव कर सकेगा। बट अगर हम इनमें से कोई एक भी चीज़ जो है वो प्लांट को नहीं प्रोवाइड करते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर और एयर, इनमें से एयर तो मिल रही है, सनलाइट भी है, बट अगर हम पानी नहीं देते पौधों को तो पौधे जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, बढ़ नहीं सकते। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल एंड अदर्स आर लार्ज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो उन्होंने बताया है वो कि कुछ जो हैबिटेट्स हैं यानी कि जानवर और पौधों के रहने की जगह, वो एरिया जो है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है।
Different plants and animals live in different habitats. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो आपको पता है जंगल वगैरह में रहते हैं। इसी तरह कुछ बर्ड्स की बात करें तो वो ट्रीज़ पर नेस्ट बना कर रहते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स की बात करें तो उनका हैबिटेट डिफरेंट होता है। तो इस तरह एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बर्ड्स हों या इंसेक्ट्स हों, इन तमाम का हैबिटेट डिफरेंट है। कुछ का हैबिटेट क्या है कि कुछ लैंड पर रहते हैं, कुछ जो है वो आपको वाटर में नज़र आते हैं। तो इस तरह उनका हैबिटेट डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 27। A field is the natural habitat for a range of living things including butterflies, grass, mice and flowers. स्टूडेंट्स, एक जो फील्ड है वो उनका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, जिनमें क्या क्या हैं? बटरफ्लाइज हैं, इसके अलावा ग्रास, माइस। तो स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड है, यानी कि आपने अक्सर गांव में भी देखा होगा कि जो हरे भरे खेत होते हैं, फील्ड्स जिन्हें कहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हुए, मूव करते हुए नज़र आएंगे, जिनमें ग्रासेस तो होती हैं, क्योंकि ग्रासेस की वजह से ही वो फील्ड्स बनती हैं। खेत जो हमें नज़र आते हैं, ग्रीनरी सारी नज़र आती है, तो वो ग्रास की वजह से होती है। अब वहाँ पे हमें बहुत सारी और चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे वहाँ पर जो प्लांट्स हैं तो हमें वहाँ पे फ्लावर्स भी नज़र आते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स की बात करें तो हमें बटरफ्लाइज वगैरह, इसी तरह माइस। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स एक उस जगह पर रह रहे होते हैं। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडेप्टेड और ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट। स्टूडेंट, अडेप्टेड का मतलब होता है ढालना, खुद को अडेप्टेड का मतलब होता है खुद को उस कंडीशन के मुताबिक ढाल लेना, उसके मुताबिक रहना शुरू कर देना। तो अब जहाँ पर जो है प्लांट्स हैं, यहाँ पर अगर उन्हें ज़्यादा सनलाइट मिल रही है तो वो इस जो है वो कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं और अपने आप को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट करके अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। द एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू। स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि उस जगह पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर उस माहौल के मुताबिक अपने आप को जो है वो बना लेते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे बहुत सारे वहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें आप देखिए कि अगर ग्रासेस हैं तो वहाँ पे ग्रासेस में गोट्स, काउ, बफलोज, तो ये सारे वहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ज़ीब्राज हैं, तो ये वहाँ पर ग्रेजिंग करते हैं। और इसी तरह बाकी एनिमल्स की बात करें तो जैसे डियर है, रैबिट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 कैटेगरीज़ हैं फीडिंग वाले टॉपिक में, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो स्टूडेंट्स, यही वो एनिमल्स हैं जो कि एक फील्ड में रह रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जिनमें फॉक्स भी है, जिनमें इसके अलावा आपको जैकल और लॉयन, टाइगर, ये सारे एक उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। दे आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्रॉम लार्ज प्रीडेटर्स। स्टूडेंट्स, अब जो वहाँ पर एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को
बड़े शिकारी से बचाने के लिए जो है अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। प्रीडेटर्स कहते हैं शिकारी को। प्रीडेटर किसे कहते हैं? शिकारी को, शिकार करने वाले को। जैसे एक लॉयन जो है वो कार्निवोर है और वो जो है वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है, तो उसे सरवाइव करने के लिए, अपनी फूड लेने के लिए जो है वो शिकार करना पड़ता है। तो प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, और वो डियर यानी कि हिरन का शिकार करके अपनी खुराक को यानी कि अपनी उसको भूख को मिटाता है। इसी तरह वहाँ पे सरवाइव करने के लिए तमाम जानवरों को क्या क्या चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया, फूड, वाटर, एयर और शेल्टर। स्टूडेंट्स, अब बड़े जानवरों से बचने के लिए जो छोटे जानवर हैं वो शेल्टर भी ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें पनाह मिल सके और उसके अलावा वो अपने आप को हाइड कर सकें प्रीडेटर से। सच एज बर्ड्स एंड फॉक्सेस। जैसे स्टूडेंट्स कुछ बर्ड्स हैं, फॉक्सेस हैं। मैनी ऑफ देम डिग burrows और लिव अमंग प्लांट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है डिग burrows। इसका मतलब होता है बिल को जो खोदते हैं। डिग का मतलब होता है खोदना, burrows कहते हैं बिल को, यानी जो बिल बनाकर रहते हैं। जैसे आपने देखा है स्नेक है, स्नेक जो हैं वो भी बिलों में रहते हैं। इसके अलावा मोल, रैट, रैबिट। स्टूडेंट्स, जो डिग burrows हैं उनके अंदर क्या क्या आ जाता है? स्नेक्स, मोल, रैट और रैबिट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हर तरह के एनिमल्स और प्लांट्स इस फील्ड के अंदर रह रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि शिकार करके खाते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रासेस को खाते हैं, उनकी फूड है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे आपने देखा है कि ये रैबिट है, मोल है, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसके अलावा रैट है। तो डिग burrows का मतलब होता है जो बिल खोद कर रहते हैं ज़मीन के अंदर। जैसे प्लांट्स ज़मीन को खोद कर हमने उसमें उनकी रूट्स को लगाया होता है, तो इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो कि बिल बना कर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिग burrows। बिल बनाना। अ लार्ज वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल किन्हें कहते हैं? जंगली जानवर। जैसे कि सच एज अ लॉयन would not find enough food to eat in a field। स्टूडेंट, जैसे एक जो शेर है, लॉयन है, उसे जो है वो फील्ड में एक मतलब जितनी खुराक उसे चाहिए वो उतनी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि अपना सरवाइव कर रहे हैं, अपने आप को बड़े प्रीडेटर से बचा रहे हैं, और इसके अलावा वो किस तरह मूव कर रहे हैं। A lion's natural habitat is much larger area that includes grassland, small clumps of tree। Students, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो लॉयन का हैबिटेट है वो क्या है? वो ग्रासलैंड भी है, इसके अलावा क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, इसके अलावा आपको जो है वो नज़र आएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हों, हैवी जो है वहाँ पर ट्रीज़ ही ट्रीज़ हों, तो उन्हें हम कहते हैं क्लम्प, स्मॉल क्लम्प ऑफ ट्रीज़ एंड रॉक्स। उसके बाद इसमें चट्टानें वगैरह हों, तो ये जो एरिया है यहाँ पर वाइल्ड एनिमल सरवाइव कर सकते हैं। फील्ड तो एक छोटा एरिया है जहाँ पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिनमें आपको मैंने बताया स्नेक है, फॉक्स हैं, रैट हैं, रैबिट्स हैं, इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं पिक्चर पेज नंबर 27 पर, यहाँ पर डियर है,
ज़ीब्रास हैं, लॉइन है, बफलोज़ हैं। तो ये एक बड़े एरिया पर मूव करते हैं जहाँ पर स्मॉल क्लम्प्स ऑफ ट्री यानी बहुत थोड़े दरख्त हों। इसके अलावा ग्रासलैंड यानी ग्रासी एरिया हो, घास हो, चरागाहें हों। इसके अलावा वहाँ पर रॉक्स यानी कि चट्टानें वगैरह मौजूद हों और एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो, तभी ये सरवाइव कर सकते हैं वहाँ पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 28. They can hide themselves in these areas when they hunt their prey. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको प्रीडेटर के बारे में बताया, शिकारी को कहते हैं, और प्रे कहते हैं शिकार को, यानी जो शिकार होना है। जैसे डियर इस टाइम पे प्रे है और प्रीडेटर में आ जाएगा लॉइन। तो शेर जो है वो हिरन का शिकार करके खाता है, इसलिए लॉइन को हम प्रीडेटर कहेंगे और डियर को हम प्रे कहेंगे, जो कि क्या है, शिकार। स्टूडेंट्स, ये उन एरियाज़ में अपने आप को हाइड कर लेते हैं और उसके बाद एक मतलब ताक लगा के बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई शिकार सामने आता है, जैसे डियर है, तो कोई लाइन अपने आप को श्रब्स यानी झाड़ियों के पीछे छुपा लेता है और उसके बाद उसे वॉच कर रहा होता है कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रही है, और ताकि ये आसानी से अटैक कर सके। और आपने अक्सर बच्चों नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर भी देखा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ वो दिखाते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में भी बताते हैं। तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि किस तरह जो लॉइन है वो शिकार करता है। वो अब किन किन चीज़ों का शिकार करता है एनिमल्स में? डियर है, इसके अलावा बफलोज़ हैं, डियर और बफलोज़ ये शिकार हैं उसके। Lions have sharp teeth and claws to help them hunt. Sharp teeth, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं sharp teeth यानी उनके दांत बहुत तेज होते हैं, और claws कहते हैं पंजा, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है। और अपने शार्प टीथ जो कि कैनाइन्स हैं, उसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं जिनके ज़रिए वो अपने शिकार को जो है वो चीर फाड़ करने का काम करते हैं। और पंजों के ज़रिए, यानी कि जो क्लॉज मैंने लिखा है पंजा, इसके ज़रिए वो अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसे ग्रिप कर लेता है। Here are some of the main habitats in the world with some of the plants and animals that live in them. Students, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ हैबिटेट्स बताए हैं कि प्लांट्स जो हैं वो किन किन, ये जो हैबिटेट्स हैं वो कौन कौन से हैबिटेट्स हैं। हम 1 बाय 1 हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले है पोलर रीजन। हैबिटेट्स में पोलर रीजन, पोलर रीजन्स। स्टूडेंट्स, पोलर रीजन्स में अब कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं? नंबर 1 पोलर बेयर, पेंगुइन, वुल्फ, इसके अलावा सील, आर्कटिक फॉक्स। देन ये हम ठंडे इलाकों की बात कर रहे हैं, बर्फ़ानी इलाकों की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ एनिमल्स का आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स इस हैबिटेट में सरवाइव करते हैं।
फिश, फाइटो प्लैंकटन। स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी तक पोलर रीजन यानी कि जो बर्फ़ानी इलाके हैं, बर्फ़ानी जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो माइनस में होता है और सर्दी और ठंड बहुत होती है, तो उन इलाकों को यानी बर्फ़ानी इलाकों को हम कहते हैं पोलर रीजन्स। अब यहाँ के हैबिटेट में कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, पोलर बियर यानी आपने देखा है बर्फ़ानी जिसे हम कहते हैं भालू, पेंगुइन, वुल्फ, सील, आर्कटिक फॉक्स, सीवीड ये प्लांट है, फिश और फाइटोप्लैंक्टन यानी ऐसे प्लांट हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं और वहीं पे सरवाइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोलर रीजन के हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये कुछ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में कैसा हैबिटेट होता है? डेजर्ट किसे कहते हैं? सहरा को कहते हैं, जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम रेगिस्तान भी कहते हैं। और इसमें आपने देखा है कि बारिशें नहीं होती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन के वक्त गर्मी होती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। इसमें आ जाता है श्रब, एंटीलोप, कैक्टस फॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनमें बस्टर्ड लिजर्ड, है, लिजर्ड है, इसके अलावा स्नेक, कैमल। तो स्टूडेंट्स, डेजर्ट में यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हर तरफ रेत और रेगिस्तान का ये इलाका है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ होती हैं, एंटीलोप आपको यहाँ पे जो है वो बारहसिंगा मिलेगा, कैक्टस एक प्लांट है, इसके अलावा फॉक्स, हुबारा बस्टर्ड एक बर्ड है जो कि सहरा में यानी कि डेजर्ट में रहता है, इसके अलावा लिजर्ड्स हैं, स्नेक और कैमल तो आपने देखा ही है बहुत सारी मूवीज़ में। इसके अलावा कि रेगिस्तान में जो है वो कैमल आसानी से सरवाइव कर सकता है और कैमल को जो है वो सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है कि जिस तरह ये आसानी से डेजर्ट एरिया के अंदर मूव कर सकता है, चल सकता है और मीलों सफ़र तय करता है। पुराने ज़माने में जो अरबी होते थे तो वो अपना सफ़र, आपको पता है तब वहाँ पर जो है वो ये ट्रांसपोर्ट का और इसका सिलसिला नहीं था, तो लोग जो है वो पैदल सफ़र किया करते थे, जिनमें वो घोड़ों की मदद से और इसके अलावा ऊँटों की मदद से जो है वो अपना सफ़र तय करते थे और मीलों सफ़र वो यूँ तय करते थे। और उनमें आपको पता है कि कैमल जो है वो भी इस्तेमाल होता था। तो जो कैमल है उसे सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम सी, यानी अब हम समंदर की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं और किस तरह वो सरवाइव कर रहे हैं। सी, अब हम सी की बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे और प्लांट्स। तो सबसे पहले है कोरल रीफ, सीग्रास, क्रैब, लॉबस्टर, फिश, टर्टल,
फिश है, टर्टल है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वेल, डॉल्फिन, मैनग्रोव। स्टूडेंट्स, ये अब हम समंदर की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स, ये भी कुछ प्लांट्स हैं बहुत, ये हमें स्पॉन्ज की तरह नज़र आते हैं और ये बिल्कुल इस तरह होते हैं, ये पत्थर के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं, जिन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं। और इनकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं और किस तरह ग्रो करते हैं। देन हम बात कर रहे हैं सी ग्रास की, जो कि समंदर में घास होती है। इसके अलावा क्रैब, केकड़े को कहते हैं, इस तरह लॉबस्टर है, फ़िश है, टर्टल, वेल, डॉल्फिन और मैनग्रोव भी जो है वो प्लांट्स हैं जो कि साहिल समंदर पर ग्रो करते हैं। और ये जो है वहाँ पर बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और वहाँ पे आपको साहिल समंदर पर ये नज़र आते हैं, यानी कि सी शोर्स पर। तो स्टूडेंट्स, सी में का जो हैबिटेट है वो वहाँ के एनिमल और प्लांट का हैबिटेट सी है, इन एनिमल्स और प्लांट्स का, जिनमें कोरल रीफ है, सी ग्रास है, क्रैब है, लॉबस्टर है, फ़िश, टर्टल, वेल, डॉल्फिन और मैनग्रोव। तो स्टूडेंट्स, इनका हैबिटेट क्या है? सी, ये सी में रहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करें रिवर्स और लेक्स की, तो आपको पता है कि रिवर्स और लेक्स में आ जाती हैं फ़िश, डक, रीड, सॉन, लोटस, फ्रॉग, ड्रैगन फ्लाई। स्टूडेंट्स, ये कुछ जो हैं इनका हैबिटेट क्या है? रिवर्स एंड लेक्स, जो कि झीलों में आपको नज़र आते हैं, तालाब जो हैं, पॉन्ड्स वगैरह, उनके अंदर आपको कुछ हैबिटेट नज़र आता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, तो ये यहाँ पर ग्रो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, एक तो जो जंगल है पूरा, उसमें आपको बहुत टॉल ट्रीज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ ट्रीज़ नज़र आते हैं जिनमें पाइन्स एंड फिर्स। अब पाइन्स और फिर्स ये दो ट्रीज़ हैं जिनके उन्होंने नाम यहाँ पे बताए हुए हैं, बहुत जो हैं बड़े दरख्त हैं। स्टूडेंट, पाइन जो है वो स्नोबर के दरख्त को कहते हैं। पाइन, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। फॉरेस्ट में हमने पाइन के बारे में पढ़ा, पाइन ट्री, तो ये कहते हैं स्नोबर का दरख्त। ठीक है, पाइन का मतलब होता है स्नोबर। और आगे हमने पढ़ा फिर, जो फिर है वो भी स्नोबर के दरख्त को ही कहते हैं। पाइन और पाइन एंड फिर्स यानी कि स्नोबर के जो हैं वो दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज़। इसके अलावा ब्रॉड लीव ट्रीज सच एज ओक्स एंड एल्म्स। अब स्टूडेंट, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो फॉरेस्ट में दूसरी चीज़ है वो है एक ट्री का नाम यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है ओक्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बलूत या शाह बलूत। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एल्म्स की बात की है। तो ये एक जंगली दरख्त है जिसे हम यानी कि जिससे हम टिम्बर की लकड़ी और उसका शेड लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जंगली दरख्त है एल्म्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मंकी, पैरट, जैगुआर, फ्रॉग, गोरिल्ला, टाइगर, बियर और एलिफेंट मिलते हैं। स्टूडेंट, जितने हैबिटेट्स मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने पोलर रीजन के बारे में, उसके अलावा हमने डेजर्ट, फिर ये आप देख सकते हैं सी, देन फॉरेस्ट, उसके अलावा रिवर्स एंड लेक्स। तो इन हैबिटेट्स में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं और वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने इनके जो नेम हैं वो आपने याद रखने हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि सी के में जो है वो किन प्लांट्स और एनिमल का हैबिटेट है सी,
तो आप मुझे बता सकते हैं उनमें, जैसे फ़िश है, टर्टल है। इसी तरह स्टूडेंट मैं आपसे फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकती हूँ कि इनमें कौन से एनिमल्स रहते हैं और उनका हैबिटेट क्या है। तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि फॉरेस्ट में पाइन और फिर ट्रीज़ हैं। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें जो है वो लॉयन, मंकी, जगुआर, एलिफेंट, ये वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। इज़ इट क्लियर? Living things are adapted to the habitats in which they live. Students, जितने भी जानदार हैं वो अपने आप को उस हैबिटेट के मुताबिक, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे ये जो हैं वो फ़िश है, टर्टल है, उनका हैबिटेट सी है, तो वो इसके मुताबिक ही अपनी आप को सर्वाइव करेंगे, इस कंडीशन के मुताबिक। इसी तरह फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया टॉल ट्रीज़ हैं, पाइन और फिर, और इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि शिकार करके खाते हैं। कुछ जो है वो ग्रासेस को खाते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स का, और ये वहाँ पे रहकर इस तरह सर्वाइव करते हैं। फिर इन्हें शेल्टर चाहिए, तो ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं ये वहाँ पर उनके शेड के नीचे अपने आप को हाइड कर सकते हैं। श्रब्स के पीछे अपने आप को, छोटे जानवर जो हैं वो बड़े जानवरों से बचने के लिए, यानी कि शिकारी से, वो अपने आप को यूं हाइड कर लेते हैं श्रब्स के पीछे, इसी तरह टॉल ट्रीज़ के पीछे। फिर स्टूडेंट फॉरेस्ट में बहुत सारे हैबिटेट्स हमें मिलते हैं, जिनमें बर्ड्स का है हैबिटेट, वो ट्रीज़ वगैरह पर नेस्ट बना के रहते हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स हैं, वो भी आपको ट्रीज़ पर और लैंड पर नज़र आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़े एनिमल्स हैं, वो भी जो हैं वो झाड़ियों के पीछे रहते हैं। कुछ जो हैं वो इसी तरह फॉरेस्ट में मूव कर रहे होते हैं, जैसे लॉयन है, एलिफेंट है, ज़ेब्रास हैं, जिराफ है। तो ये वो एनिमल्स हैं जो कि हैं भी काफ़ी टॉल, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो ये फ्रीली फॉरेस्ट में मूव कर सकते हैं। Adaptation is the word we use to describe how plants and animals have developed special parts that help them to fit into the environment. स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहा है कि जो अडेप्टेशन वर्ड यूज़ किया है, अडेप्टेशन यानी कि अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेना, इसका मतलब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरह प्लांट्स और एनिमल्स के जो कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं वो उन्हें यूज़ करते हुए अपने आप को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ढाल लेते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उस टर्म को हम अडेप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है डिस्कस एंड आंसर। क्या पॉइंट है? डिस्कस एंड आंसर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर हम इसका आंसर करते हैं। Students, how have the following animals adapted? Where do they live? Talk about the parts of their bodies that help them to survive in their habitats. Student, यहाँ पर एक कैमल दिखाया गया है और कुछ कैक्टस प्लांट्स हैं, तो ये कौन सा हैबिटेट है? नंबर 1 पिक्चर्स में जो हैबिटेट दिखाया गया है नंबर 1 पे, वो है डेजर्ट। और आपको पता है डेजर्ट एरिया में अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर कैमल, कैक्टस और भी बहुत सारे जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। सेकंड जो हमारे से हैबिटेट पूछा गया है वो क्या है? वो है लेक्स, रिवर्स एंड लेक्स। तो इसमें आप जानते हैं फिश, फ्रॉग, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं। थर्ड जो हमसे पूछा है वो क्या है?
यहाँ पर एक पोलर बेयर और सील बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा हैबिटेट है? ये पोलर रीजन है जिसमें हमें एक पोलर बेयर और सील नज़र आ रही है। फोर्थ वन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमें लायन, मंकी और बहुत सारे एनिमल्स हमें नज़र आते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनके पार्ट्स की बात करते हैं कि ये किस तरह सरवाइव करते हैं उस माहौल के मुताबिक। तो सबसे पहले डेजर्ट की बात करते हैं जिनमें कैमल जो है वो किस तरह सरवाइव करता है। स्टूडेंट्स कैमल के आपने देखा है कि ऊपर हम्प, जिसे हम कोहान कहते हैं, ऊपर से यूं आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये कोहान दिखाई गई है एक कैमल की। इसमें ये अपनी फूड को स्टोर तो नहीं करता, बट ये अपने पेट में जो है वो अपनी सारी जो खुराक खाता है उसे स्टोर करता है और वो फैट की सूरत में जो है वो स्टोर होती है और उसके बाद वो सारा फैट इसके हम्प यानी कोहान में जमा हो जाता है और उसके बाद ये काफ़ी देर तक डेजर्ट में उस फैट को इस्तेमाल करते हुए सरवाइव कर सकता है। तो ये डेजर्ट में कैमल जो है वो हम्प को जो है वो यूज़ करता है, उसमें से जो इसने खुराक खाई होती है जो इसके पेट में स्टोर होती है उसे यूज़ करता है। फिर अगर बात करें रिवर्स और लेक्स में, तो आपको पता है कि जो फ्रॉग और फिश आते हैं रिवर्स लेक्स में, तो फ़िश और फ्रॉग कैसे सरवाइव करते हैं। फ़िश जो है वो छोटी मछलियों को खाकर, इसी तरह जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट्स को जो है वो खाकर अपनी जो है वो सरवाइव करता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्रॉग है उसकी स्टिकी टंग होती है जो कि इंसेक्ट्स को स्टिक करती है और उसके बाद उसे कंज्यूम करती है। फिर स्टूडेंट्स पोलर रीजन की बात करें तो ये बर्फ़ानी इलाके हैं जहाँ पर हमने पढ़ा कि पोलर बियर और सील, तो ये इनके जो है वो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जिसे हम फर कहते हैं, जो इन्हें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। और जो सील है उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है जो उसे वहाँ पर बर्फ़ानी इलाके में सरवाइव करने के लिए मदद देती है। फिर स्टूडेंट्स हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर है लॉयन और मंकी। फॉरेस्ट में क्या है? लॉयन, मंकी। लॉयन आपको पता है कि शिकार करके खाता है, ये दूसरे जानवरों का शिकार करता है और उसे अपनी खुराक बनाता है। इसी तरह मंकी है, बहुत सारे और जानवर जैसे ज़ेब्रास वगैरह हैं, तो वो फॉरेस्ट में किस तरह सरवाइव करते हैं, वो अपने शिकार को ढूंढते हैं, फिर उसे हंट करते हैं, उसके बाद जो है उसे कंज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ यहाँ पर उन्होंने अडेप्टेशंस बताई हैं कि किस तरह अडेप्ट करते हैं, जैसे डेजर्ट है, रिवर्स एंड लेक्स, पोलर रीजन, फॉरेस्ट। तो ये 4 यहाँ पर हैबिटेट बताए गए हैं अडेप्टेशंस के, ये किस तरह अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पेज नंबर 30 पर है कॉन्सेप्ट चेक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कॉन्सेप्ट चेक क्या है। Concept check. Number 1, habitat. This is the process of taking air in and out of the body.
नंबर 2, स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कॉलम मैं बनाऊंगी, कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर जो वर्ड्स होंगे हम उन्हें मैच करेंगे कॉलम बी में, यानी जो सूटेबल कॉलम होगा उसका मीनिंग, जैसे हैबिटेट है तो उसका जो सूटेबल मीनिंग है, डेफिनीशन है, हम उसके साथ उसे मैच करेंगे। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। Adaptation. The natural environment in which a particular animal or plant live. Number 3 is breathing. The process by which parent plants and animals produce their young. And number 4 is reproduction. Describes when plants and animals have developed special parts that help them to survive in their environment. स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट चेक में हमने इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस पर इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले है हैबिटेट। स्टूडेंट्स, हैबिटेट का क्या मतलब है? इन कॉलम बी में से हम किसके साथ मैच करेंगे हैबिटेट को? हैबिटेट इज द natural environment in which a particular animal or plant live. यानी कि हैबिटेट उस environment को कहते हैं जहाँ पर एक ख़ास जानवर और जो पौधे हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट कम अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन डिस्क्राइब when plants and animals have developed special parts that help them to survive in their environment.
तो स्टूडेंट अडेप्टेशन को हम इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे कि अडेप्टेशन कहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के स्पेशल पार्ट्स जिनके ज़रिए वो सरवाइव कर सकते हैं। जैसे जो है वो मैंने अभी आपको बताया, कुछ हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा जिनमें डेजर्ट है, पोलर रीजन, फॉरेस्ट, तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स किस तरह सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहते हैं सांस लेने का अमल। ब्रीदिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि हवा को हमारी बॉडी में ले जाना और निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। इसकी डिटेल स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। आप इसे किस तरह पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन 4 सिलेबल बनते हैं, REPRO प्रो DUC डक्शन, रिप्रोडक्शन। इसे हम मैच करेंगे the process by which parent plants and animals produce their young, यानी कि अफजाइश नस्ल को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं और किस तरह जो है हम आगे प्रोडक्शन कर सकते हैं यंग वंस की। तो इसमें स्टूडेंट्स पेरेंट प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं यंग वन। जैसे एक सीड से आप एक एडल्ट प्लांट ग्रो करते हैं और उसके बाद वो यंग प्लांट ग्रो होते हैं उसके ऊपर, और फिर वो जब पूरी तरह बढ़ जाते हैं तो हम उससे आगे भी उसे बना सकते हैं। कुछ प्लांट्स को हम सीड के ज़रिए ग्रो करवाते हैं और कुछ प्लांट्स को हम लीव्स के ज़रिए, स्टेम और रूट्स के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह एनिमल्स की बात करें तो कैट से हमने किटन्स पढ़ा, और उसके बाद जो है किटन्स जब एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद वो जब कैट बन जाते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, तो फिर वो आगे से जो है वो अपने उनकी प्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फिर इस तरह ये एक सिलसिला चलता रहता है। इसकी डिटेल भी स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेप्ट चेक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिनमें हैबिटेट के बारे में हमने क्या पढ़ा। हैबिटेट, द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट live. Adaptation describes when plants and animals have developed special parts that help them to survive in their environment. Breathing. This is the process of taking air in and out of the body. Reproduction, the process by which parent plants and animals produce their young. Is it clear, students? Students, हमने ये कॉन्सेप्ट चेक कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 30 तक हमारा आज कंप्लीट हो गया है। We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.